तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th में साइंस में, जिसमें हमने चैप्टर की शुरुआत की है विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है और थ्योरी तो इंपॉर्टेंट है ही। तो चलो शुरू करते हैं। ये वीडियो वन शॉट होगा जिसमें आप एक ही वीडियो में पूरा लेक्चर कवर करोगे और कुछ एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे, जिससे आपका प्रिपरेशन जो है काफ़ी तगड़ा हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा आज के वीडियो का वो है वैद्युत आवेश, यानी कि हमें ये समझना है कि वैद्युत आवेश क्या होता है। इसमें भी दो पार्ट हैं, पहला है वैद्युत, दूसरा है आवेश। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि आवेश क्या होता है, ठीक है। तो चलो इसको समझते हैं कि आवेश होता क्या है। जैसे आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि कोई भी एटम जो होता है यानी परमाणु, उसमें न्यूक्लियस होता है और एक चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं रिवॉल्व करते रहते हैं। न्यूक्लियस में होता क्या है, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, और बाहर कौन होता है, बाहर होता है इलेक्ट्रॉन। तो बाहर जब इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है तो हमें ये चीज़ ध्यान देना है कि अगर परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो हमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी परमाणु के अंदर प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इलेक्ट्रॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। अब ये बताओ, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्रोटॉन तो अधिक हो गए ना। अब जब प्रोटॉन अधिक हो गया तो उस परमाणु का नेचर कैसा हुआ, एटम का नेचर कैसा हुआ, ये हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि वो एटम जो है वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आवेश उस पर आ जाएगा। उसको ही कहते हैं धनायन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो हमारा आवेश इस तरह बनता है जिसको हम धनायन भी कहते हैं। उसी तरह अगर उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पहले बराबर थे और अभी हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा कर दी, तो वो परमाणु जो है वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, यानी कि वो ऋणायन बनाएगा। अब हमने देख लिया कि कैसे धनायन और कैसे ऋणायन बनाते हैं। हमने धनायन और ऋणायन तो समझ लिया, अब उसी को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं, कि उस पर आवेश आ गया है। अब उसको समझते हैं कि वैद्युत आवेश क्या होता है। देखो, इसमें नाम ही छुपा है वैद्युत। जब किसी आवेश को किसी भी वैद्युत क्षेत्र के अंदर, या ऐसे समझ लो कोई तार में करंट फ्लो हो रही है, धारा बह रही है, उसके पास अगर कोई आवेश लेके आते हैं तो अगर वो आकर्षण या प्रतिकर्षण, अब ध्यान देना यहाँ आवेश नहीं नाम लेंगे, यहाँ उसको हम पदार्थ मानेंगे। जैसे कोई भी पदार्थ हमने उठाया, किसी तार के पास लेके आ रहे हैं, अब उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण फील होता है तो उस पदार्थ को हम मानेंगे कि वो वैद्युत आवेशित पदार्थ है। अब ऐसा ही मान लो कोई चुंबक हमने ले लिया, तो चुंबक के चारों ओर चुंबक का प्रभाव होता है, उसको कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबक के अंदर मान लो हम कोई पदार्थ लेके आते हैं और वो पदार्थ आकर्षित या प्रतिकर्षित होता है, तो उसको भी कहा जाता है कि वो पदार्थ क्या है, वैद्युत आवेशित है। तो परिभाषा के तौर पे आप कैसे लिखोगे, तो परिभाषा में आप लिखोगे वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न या फिर अनुभव करता है। यानी कि अगर हम पदार्थ को किसी भी वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ले गए तो वो उसका प्रभाव फील करने लगेगा, और वो प्रभाव क्या होता है, या तो आकर्षण का या तो प्रतिकर्षण का। अगर ऐसा हुआ तो ऐसे पदार्थ को हम कहेंगे कि वो वैद्युत आवेशित है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि परमाणु के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन मान लो आ गया, अब वो हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन आए, मान लो हो सकता है 3 इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है। अब यह जाने का भी हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन गया, 3 इलेक्ट्रॉन गया। तो ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रॉन आता है और जाता है उसकी संख्या जो होती है वो 1 2 3 4 ऐसे होती है। इसको कहते हैं क्वांटीकरण, यानी कि क्वांटाइजेशन, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो पूरा पूरा आते हैं या पूरा पूरा जाते हैं, आधा नहीं आते, यानी कि 1/2 नहीं आता, 3/2 नहीं आता, 2/5 नहीं आता। जब भी आएगा 1 2 पूरी संख्या के रूप में आएगी। तो मान लो हम 1 इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं आ रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं आ रहा है। इसके बजाय अगर हमको संख्या नहीं पता हो तो क्या हम n इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, और इस पूरे n इलेक्ट्रॉन को ही हम पूरा का पूरा आवेश कहते हैं, ठीक है। और आवेश को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Q का मान हो जाता है N × E। ध्यान दीजिएगा, आवेश मतलब कितना इलेक्ट्रॉन गया और कितना इलेक्ट्रॉन आया, उसकी संख्या को किससे दिखाएंगे, N × E से दिखाएंगे, और आवेश को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Q = हो जाता है Ne। तो आवेश का रिप्रेजेंटेशन Q = Ne, जहाँ N क्या है, कितना इलेक्ट्रॉन गया या कितना इलेक्ट्रॉन आया, यानी कि N जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, और E क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश है, तो वो हो गया E, ठीक है। अब देखो, अब ये आवेश हमने बताया ना, Q = आवेश,
तो आवेश का मात्रक पूछा जाता है, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ये आपको याद रखना है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। जब मैं बोल रहा हूँ आप कई बार बोलो ताकि आपको याद हो जाए। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक, अब आवेश के प्रकार देख लेते हैं। अब जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन आया तो निगेटिव संख्या बढ़ गई, ऋणात्मक की संख्या बढ़ गई, यानी आवेश जो हो गया वो ऋणात्मक हो गया। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यानी प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा हो गया। और प्रोटॉन कैसा होता है? धनावेशित, यानी वो जो आवेश बनेगा वो धनावेशित होगा। यानी कि जो वैद्युत आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पहला ऋण वैद्युत आवेश और दूसरा धन वैद्युत आवेश। कब ऋण वैद्युत आवेश बनेगा, कब धन वैद्युत आवेश बनेगा, ये आपको समझ में आ चुका है। ऋण कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन चला आएगा। धन कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, जो ऋण आवेश के बराबर होता है। क्यों ऋण आवेश के बराबर होता है? क्योंकि हमने कहा जब एक इलेक्ट्रॉन जाता है और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो ऐसे ही अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो उतना आवेश, अगर मान लो 10 इलेक्ट्रॉन आया तो 10 × ई, और एक ई का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। चीज़ तो हमको पता पहले ही चल चुका है, जो मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अगर इलेक्ट्रॉन चला गया यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और जब भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो धनावेशित बढ़ जाएगा, तो वस्तु जो है वो धनावेशित हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे और अभी इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है, और जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो वस्तु ऋणावेशित होती है। एक प्रोटॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। हमने कहा था कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 है तो प्रोटॉन पे भी तो उतने ही आवेश होंगे, लेकिन इनका प्रकृति कैसा होगा? तो धनावेशित होगा। वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो, इसको समझने के लिए आप ये समझो कि जैसे मान लो कोई वायर हमने लिया है और इसमें हम किसी समय की बात कर रहे हैं, वो 1 सेकेंड भी हो सकता है, 2 सेकेंड भी हो सकता है और 10 सेकेंड भी हो सकता है। अगर मान लो 1 सेकेंड में इसमें से कुछ आवेश बह रहे हैं, उन आवेश को हमने Q कह दिया, तो उन आवेशों की संख्या को ही हम कहते हैं वैद्युत धारा। यानी कि प्रति सेकेंड किसी चालक से, चालक का मतलब जिसमें से धारा बह सके, उसको ही हम चालक कहते हैं। जैसे कोई वायर है, उसमें से हम करंट अगर फ्लो कराते हैं तो उस वायर को अब चालक कह सकते हैं हम। तो अगर किसी चालक से 1 सेकेंड में यानी प्रति सेकेंड जितने आवेश बहते हैं, उन आवेशों को संख्या को ही क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ प्रति सेकेंड कहने के बजाय 5 सेकेंड, 10 सेकेंड भी आप कह सकते हैं। वैद्युत धारा आई से रिप्रेजेंट करते हैं वैद्युत धारा को। ये हो गया आवेश बटा समय, और आवेश को अपने देखा N × E कहते हैं, यानी कि ऊपर हो गया NE में समय T। तो धारा I बराबर NE में क्या हो जाएगा? T, और NE को तो ही Q कहते हैं, Q/T। अब इसके मात्रक को देख लेते हैं। तो Q को क्या कहते हैं? आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। समय का मात्रक होता है सेकेंड, तो इसका यूनिट हो जाएगा कूलाम प्रति सेकेंड। यानी कि जो धारा का मात्रक होता है उसको कहते हैं कूलाम प्रति सेकेंड, और इसको सिंगल शब्द में हम एम्पियर भी कहते हैं। ठीक है, तो वैद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड तो होगा ही, साथ ही साथ एम्पियर भी होगा। तो कहीं एम्पियर लिखेगा और एम्पियर को ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं सिंपली। तो एम्पियर याद रखिएगा ऐसा ही मात्रक है, या फिर कूलाम प्रति सेकेंड। अब जो ये वैद्युत धारा है, इसके कुछ अन्य मात्रक भी न्यूमेरिकल में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मिली एम्पियर, और एक होता है माइक्रो एम्पियर। अब देखो, इसमें नाम में ही सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। जब भी मिली शब्द का इस्तेमाल करें उसका मतलब समझ लेना 10⁻³ मिली मतलब 10⁻³ याद कर लो। मिली मतलब 10⁻³ और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6। माइक्रो का मतलब 10⁻6। अब देखो, एम्पियर तो पीछे से लगा हुआ है, साथ ही मिली इस्तेमाल किया है, तो मिली का मतलब 10⁻³ और एम्पियर तो एम्पियर ही होगा, यानी 10⁻³ एम्पियर। फिर माइक्रो कहा है तो माइक्रो का मतलब 10⁻6 और एम्पियर लिखा हुआ है, तो ये हो गया 10⁻6 एम्पियर। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि किसी चालक में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। देखो, इसको समझ लो। जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, और जब इलेक्ट्रॉन बहता है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट हमारा बहता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं बहेगा, आवेशित जब तक नहीं होगा कोई भी पदार्थ, तब तक उसमें धारा नहीं बहती है। तो जिधर इलेक्ट्रॉन बहता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में धारा बहती है। यानी कि किसी भी चालक में धारा बहने का कारण कौन है? तो धारा बहने का कारण है मुक्त इलेक्ट्रॉन।
ठीक है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन मान लो इधर जा रहा है तो इसमें से पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन किधर जाएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और उधर ही क्या बहती है, धारा भी बहती है। तो ये भी याद रखिएगा, धारा जो धनायन होता है उसकी ओर बहता है और ऋणायन के क्या होता है, विपरीत दिशा में बहता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट याद रखना है। कभी कभार ऐसे भी पूछ सकता है कि धारा की दिशा किधर होती है, इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा में या प्रोटॉनों के बहने की दिशा में, प्रोटॉन या फिर धनायन। फिर अगला पॉइंट है, किसी परिपथ में धारा की दिशा धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा की ओर होती है। देखो यहाँ धनात्मक आवेश का है, उसी की ओर इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा का बहाव होता है, और उसी दिशा में कौन होता है, धनायन भी होता है। ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में भी धारा का प्रवाह होता है। तो दोनों कथन एक ही दिशा की ओर इंडिकेट कर रहा है, या तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत कहो या फिर धनायन की ओर कहो। ठीक है, दोनों शब्द याद रखिएगा। अब होता है अमीटर। देखो अमीटर क्या है, जैसे अगर धारा बह रही है किसी भी परिपथ में, तो हमें ये तो मेज़र करना पड़ेगा ना कि उस परिपथ में कितनी धारा बह गई। तो उसको मेज़र करने के लिए हम अमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अमीटर एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा विद्युत यंत्र है जिसके थ्रू किसी भी परिपथ में हम करंट को मेजर करते हैं, यानी कि विद्युत धारा को मेजर करते हैं। अब बात आती है कि ठीक है, अमीटर से तो मेज़र कर लिया, लेकिन उसको लगाएंगे कहाँ, जोड़ेंगे कहाँ, परिपथ में जोड़ेंगे कहाँ। तो ये जोड़ना होता है, जैसे सिंपल सी जो भी वायर होती है उसी के बीच में कहीं लगा दो, उसको कहते हैं श्रेणी क्रम। ठीक है, तो जो भी अमीटर होता है वो किसी भी परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप कंपटीशन का भी एग्जाम दे रहे हो उसमें डायरेक्ट ये आपसे पूछा जाता है। तो किसी परिपथ में वैद्युत धारा की माप अमीटर नामक उपकरण से की जाती है और इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। इसका प्रतिरोध निम्न होता है। प्रतिरोध क्या होता है, तो देखो जब वायर में करंट बहती है ना, तो आपने नोटिस किया होगा कि वायर गर्म होती है। अब आप खुद समझो, जैसे अपने हाथों को आप रगड़ते हो तो हाथ गर्म क्यों होता है। अगर हाथ सिंपली स्लिप कर जाती तो हाथ कभी गर्म नहीं होता, लेकिन हाथ जो होती है वो थोड़ा सा रुकावट महसूस करती है, जिसके वजह से हाथ जो होती है वो गर्म होती है। रुकावट क्यों होती है कि दूसरा हाथ जो है पहले हाथ के गति का विरोध करता है कि नहीं, तुम्हें मैं स्लाइड नहीं करने दूंगा। ऐसे ही करंट भी किसी भी वायर के अंदर अगर फ्लो करती है, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो उसका अपोज करता है एक नया फैक्टर जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध बेसिकली रुकावट होता है, और किसी भी अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो निम्न होता है। याद रखना है, किसी भी अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, निम्न होता है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है। वस्तुनिष्ठ जो अपने बहुविकल्पीय प्रश्न देखा है ना, उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है। चलो अब समझते हैं वैद्युत विभव क्या होता है। इसका नाम याद रखना है वैद्युत विभव, जिसको हम सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं इंग्लिश में। वैद्युत विभव होता क्या है इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर हमको किसी चार्ज को लाना है, लेकिन कंडीशन ये है ये चार्ज इन्फिनिटी से लाना है। तो इन्फिनिटी से भी किसी भी चार्ज को, अब याद रखना है ये चार्ज को ना हम यूनिट चार्ज ले लेते हैं, मतलब एकांक चार्ज लेते हैं, जिसको हम टेस्टिंग चार्ज भी कहते हैं। अनंत से किसी भी एकांक चार्ज को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर लाने में जो काम करना पड़ता है, जो वर्क करना पड़ता है, उसको ही हम कहते हैं वैद्युत विभव, और वैद्युत विभव को V से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप सोचेंगे यहाँ कार्य कैसे आया, तो आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कार्य क्या होता है। कार्य होता है बल लगाकर विस्थापन करना को कार्य कहते हैं। अब ये बताओ, इनफाइनाइट से किसी भी चार्ज को लेके आओगे, अनंत से किसी भी चार्ज को लेके आओगे, तो काम तो करना पड़ेगा ना, यानी धक्का देना पड़ेगा। अब जब धक्का दोगे तो फोर्स भी लगाओगे, और धक्का देने पर उसमें विस्थापन भी होगा। तो विस्थापन और फोर्स यानी बल दोनों लग रहा है, यानी वहाँ सिंपली क्या हो रहा है, वहाँ कार्य हो रहा है। तो किसी भी टेस्टिंग चार्ज को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर लाने में जो काम करना पड़ता है उसको ही कहते हैं हम वैद्युत विभव। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। कह रहा है कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। ये मैंने आपको डिटेल में समझाया था। इसको V से प्रदर्शित करते हैं। मान लो अगर कोई आवेश है Q0, जिसको हमने क्या रिप्रेजेंट किया, Q0 भी कोई पढ़ता है, आप Q0 भी पढ़ सकते हो। Q0 को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में अगर W कार्य किया जाए तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव को कैसे मेजर करोगे, तो V बराबर W/Q0। ठीक है, V बराबर W/Q0, याद कर लो, V बराबर W/Q0, याद रहेगा आपको। तो वैद्युत विभव को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से। ये होता क्या है, तो इनफाइनाइट से यानी अनंत से किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या फिर किसी भी फील्ड के अंदर लाने में जो काम करना पड़ता है उसको ही हम कहते हैं वैद्युत विभव। V बराबर
क्यू नॉट। अब ये बताओ कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल। और ये आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो वैद्युत विभव का मात्रक हो जाता है जूल प्रति कूलाम, और जूल प्रति कूलाम को हम सिंपली वोल्ट कहते हैं। जूल प्रति कूलाम को ही क्या कहते हैं? वोल्ट। तो वैद्युत विभव का मात्रक क्या हो जाता है? वैद्युत विभव का मात्रक हो जाता है वोल्ट। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर वैद्युत विभव को V से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट होता है। अब देख लेते हैं कि वोल्ट की परिभाषा कैसे दोगे। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, हमने देखा है V बराबर W/Q0, और इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं वोल्ट। अब ये बताओ 1 वोल्ट आएगा कब? जब कार्य भी 1 हो रहा हो और चार्ज भी 1 हो। और जब कार्य 1 होने का मतलब है 1 जूल का कार्य हो रहा हो, और चार्ज भी 1 होने का मतलब है 1 कूलाम का आवेश हो। तो परिभाषा इसी से बनाएंगे। परिभाषा कैसे बनाओगे? कहोगे 1 कूलाम के आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर लाने में अगर 1 जूल का काम करना पड़ता है, तो वहाँ पे जो विभव होता है वो 1 वोल्ट होता है। ठीक है, यानी अगर ये 1 वैल्यू होगी तभी तो 1 वोल्ट आएगा। तो करोगे कैसे? एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में अगर 1 जूल का काम करना पड़ता है, तो वहाँ जो वैद्युत विभव होता है वो होता है 1 वोल्ट। याद हो गया? चलो, तो इसी परिभाषा को परिभाषा के तौर पे देख लेते हैं कि एग्जाम में लिखना कैसे है। यदि अनंत से किसी बिंदु तक 1 कूलाम आवेश लाने में अगर 1 जूल कार्य किया जाए, तो उस बिंदु का वैद्युत विभव कितना होता है? 1 वोल्ट होता है। याद हो गया? अब यहाँ वोल्ट आ गया है ना, हमने बताया है कि सिर्फ वोल्ट ही परिभाषा में नहीं देगा, इसके अदर भी फॉर्मेट होंगे, अदर भी यूनिट होगा जिसको आपको चेंज करना पड़ सकता है, तो वो भी याद होनी चाहिए। अब देखो, जैसे मिली शब्द का इस्तेमाल हमने कहा था कि जब भी मिली शब्द आए उसका मतलब होता है 10⁻³ माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶। किलो का कभी याद रखना, किलो का मतलब होता है 10⁻3। जैसे आप कहते हो ना कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, तो 1 किलोग्राम में 1000 का इस्तेमाल करते हो, तो वो 1000 का मतलब 10⁻3 ही तो होता है। यानी जब भी किलो शब्द का नाम आएगा वहाँ आपका मतलब होना चाहिए 10⁻3। अच्छा, मेगा का मतलब होता है 10⁻6। तो नाम याद रखिएगा, 4 नाम आपके सामने आ चुके हैं। मिली का मतलब 10⁻⁻3, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, किलो का मतलब 10⁻3 और मेगा का मतलब 10⁻6। याद रहेगा? यानी मिली का उल्टा होता है किलो और माइक्रो का उल्टा होता है मेगा। यहाँ प्लस हुआ तो बाद वाला माइनस, यहाँ भी माइनस हुआ तो ये बाद वाला प्लस, अपोजिट होता है, नाम याद होना चाहिए आपको। अब देखो, मिली वोल्ट तो है ही, मिली का मतलब 10⁻⁻3, तो 10⁻3 वोल्ट। माइक्रो का मतलब 10⁻6, वोल्ट तो है ही। फिर कह रहा है किलो वोल्ट, किलो का मतलब 10⁻3 और वोल्ट। फिर मेगा का मतलब 10⁻6, तो 10⁻6 वोल्ट हो गया। तो वोल्ट की परिभाषा और वोल्ट के अदर भी यूनिट आपको याद हो चुके होंगे। अगला टॉपिक है विभवांतर। समझ लेते हैं कि विभवांतर होता क्या है। देखो, कह रहा है कि किसी वैद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु के बीच विभवांतर कहते हैं। जैसे मान लो ये बड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। अगर यहाँ से मान लो हम Q0 चार्ज को ले रहे हैं, ठीक है, ये कोई भी चार्ज हो सकता है, Q चार्ज भी हो सकता है। अगर इसको इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाएंगे तो ये बताओ बल लगा कर ले जाएंगे, विस्थापन भी होगा। तो जहाँ बल और विस्थापन होता है वहाँ क्या होता है? वहाँ काम होता है। यानी कि अगर किसी भी चार्ज को A से B तक ले जाने में जो काम करना पड़ता है उसको इन दोनों बिंदुओं के बीच में क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो विभवांतर है क्या? 2 बिंदुओं के बीच में विभव का अंतर। मान लो इस पॉइंट पे कोई विभव होगा, इस पॉइंट पे कोई विभव होगा, दोनों को आपस में घटा दो तो विभव का अंतर हो गया, उसको ही क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ दोनों का इकाई क्या होगा, यानी कि यूनिट क्या होगा? तो आपको पता है ना कि रुपए में से रुपए घटाते तो रुपए बचता है, समय में से समय घटाते हैं तो समय बचता है। वैसे ही विभव में से जब विभव घटाएंगे तो विभव ही तो बचेगा, और विभव का मात्रक वोल्ट, यानी विभवांतर का भी मात्रक क्या होता है? विभवांतर का भी मात्रक वोल्ट ही होता है। ठीक है, इसको भी V से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ भी हमने क्या दिखाया कि एकांक आवेश को किसी दूसरे बिंदु पर ले जाने में जो काम करते हैं, यानी इसका भी जो फार्मूला होगा वो V बराबर W/Q हो जाएगा। वहाँ फ़र्क ये था, वहाँ W/Q0 इस्तेमाल करते थे और यहाँ बस W/Q इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अगर मान लो कोई हमने एकांक आवेश के बजाय कोई Q आवेश ले जा रहे हैं, तो Q आवेश को ले जा रहे हो तो कार्य में उसी आवेश से तो भाग दोगे, तभी क्या आएगा? विभवांतर आएगा। विभवांतर को V से हमने यहाँ दिखाया है। अब चूंकि विभव में अंतर है तो उत्तर भी विभव में ही आएगा, इसलिए इसको भी V से ही रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि यदि किसी चालक में Q आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में W जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु के बीच में विभवांतर
क्या होता है, V होता है, और V बराबर होता है W/Q। विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलाम, कार्य का मात्रक भी जूल हमने बताया था, और यहाँ आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम जिसको क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। जूल प्रति कूलाम को क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। तो विभवांतर का भी मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। वोल्ट मीटर, अब जैसे हमने अमीटर का इस्तेमाल किया था किसी भी चालक तार में धारा को मापने के लिए, तो अगर मान लो हमने किसी तार में विभवांतर पैदा किया है तो उसको कैसे मापेंगे, तो उसको भी मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि वोल्ट मीटर को लगाएंगे कहाँ। तो देखो, अगर परिपथ यहाँ गई है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में उसके समानांतर हम किसी भी वोल्ट मीटर को लगाते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं कि परिपथ में हम समानांतर क्रम में हम वोल्ट मीटर को लगाते हैं। तो किसी परिपथ में विभवांतर का माप वोल्ट मीटर नामक उपकरण से की जाती है, वह इस परिपथ के समानांतर क्रम में लगाया जाता है। अब ध्यान देना, वहाँ अमीटर का प्रतिरोध क्या था, कम था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा धारा बह सके। यहाँ जो प्रतिरोध होता है ये उच्च होता है। कभी भी वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है। अमीटर का प्रतिरोध क्या होता था, निम्न होता था। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा, उच्च होगा। अगला टॉपिक है वैद्युत परिपथ। अब देखो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ सिंबल्स इस्तेमाल किए गए हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है और उसके थ्रू हमको न्यूमेरिकल लगाना होता है। पहले समझ लेते हैं वैद्युत परिपथ होता क्या है। देखो, वैद्युत परिपथ यानी कि विद्युत बहने वाला कोई भी परिपथ। परिपथ मतलब रास्ता। अब जैसे मान लो, जैसे बोर्ड पे हमने कोई सॉकेट लगा के बल्ब को जलाया है, तो बल्ब सॉकेट से दो वायर जाता है, एक बल्ब के एक सिरे से और दूसरा बल्ब के दूसरे सिरे से, और वो वापस से बोर्ड में आया रहता है। तो ये जो हम देख रहे हैं ना, परिपथ ऐसे गया और ऐसे तार से होते हुए वापस से बोर्ड में आया, इसको ही हम कहते हैं बंद परिपथ, जिसमें धारा जो है आसानी से बहती है और कोई भी यंत्र या वैद्युत उपकरण आसानी से जल जाता है, उसको ही कहते हैं वैद्युत परिपथ। तो वैद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को क्या कहते हैं, वैद्युत परिपथ। बंद मार्ग मतलब स्विच को हमने ऑन किया है, स्विच ऑफ रहेगा तो खुला परिपथ होगा। तो बंद मार्ग को वैद्युत परिपथ कहते हैं। प्रत्येक वैद्युत परिपथ में विभिन्न अवयव जैसे विद्युत उपकरण, स्विच तार आदि लगे होते हैं। किसी वैद्युत परिपथ का ऐसा आरेख जो उसमें लगे उपकरणों व धारा स्रोत के विभिन्न संबंधों को चिन्हित द्वारा प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत परिपथ आरेख कहलाता है। आरेख का मतलब है कि जितने भी हमने वायर इस्तेमाल किया है, जो उपकरण इस्तेमाल किया है, अगर उसको हम चिन्ह खींच के अगर दिखा देते हैं, उसको ही कहते हैं वैद्युत परिपथ आरेख। अब जैसे कुछ अवयव इस्तेमाल किए जाते हैं जो वैद्युत परिपथ में, उनके प्रतीक दिया गया है कि इन प्रतीकों से हम डायरेक्ट उस उपकरण का नाम कैसे बताएंगे। जैसे अगर किसी भी परिपथ में कुछ ऐसा सिंबल बना हुआ है, इसका मतलब सेल से होता है। सेल मतलब जैसे बैटरी का सेल आपने इस्तेमाल किया है, उस तरीके का सेल। और इसका जो छोटा वाला टर्मिनल होता है उसके निगेटिव को दिखाता है और बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव को दिखाता है। तो ये क्या है, सेल का एक चिन्ह है जिसको हम वैद्युत सेल कहते हैं। अब इसमें ये जो प्लस और माइनस है, इसमें विभव में अंतर हो गया ना, इसको विभवांतर कहते हैं। और ये किसी भी वैद्युत सेल के लिए जो विभवांतर होता है वो समान होता है, यानी कि नियत होता है। दूसरा है बैटरी। जब बहुत सारे सेल को आपस में जोड़ दिया जाता है, आपस में कैसे जोड़ते हैं, तो इसका माइनस सिरा दूसरे के प्लस सिरा से, फिर दूसरे का माइनस सिरा पहले वाले के प्लस सिरा से, अगर इस तरह से जुड़ा हुआ है तो वो सेल जो है वो सेल ना होकर बैटरी कहलाते हैं। जैसे आपने इन्वर्टर की बैटरी घरों में देखा होगा, तो उसमें एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, और बीच में बहुत सारे बैटरी के प्लग ऐसे बनाए गए रहते हैं जिसमें आपने बैटरी का पानी जो है वो भरा होगा। तो वो कुछ और नहीं है, वो अलग अलग सेल हैं जिनसे मिलकर एक बैटरी बनाते हैं। अब इसमें भी ध्यान देना कि ये जो बैटरी हमने एक का सिरा दूसरे के सिरे से जोड़ा है, यानी कि एक तरीके से श्रेणी क्रम में है। लेकिन अगर वो परिपथ को चेंज करके दूसरे परिपथ में होता है तो उसको समानांतर क्रम कहते हैं। यानी बैटरी में जितने भी सेल इस्तेमाल करते हैं वे सब के सब किस क्रम में होते हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। वैद्युत बल्ब क्या है, अगर परिपथ में कोई बल्ब का इस्तेमाल किया गया है तो वो सिंपली जो बल्ब के अंदर फिलामेंट आपने देखा होगा उसे बना देगा या फिर उसको ऐसे कवर कर देगा। तो ये दोनों प्रतीक जो है वो वैद्युत बल्ब का है। फिर कह रहा है कि प्रतिरोध। अभी हमने देखा कि जो धारा के बहने की जो रुकावट होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधक कहते हैं। तो रुकावट के लिए जो रास्ते होंगे ऐसे जिगजैग होंगे, इसको ही हम कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध। परिपथ में धारा के प्रवाह का नियंत्रण ये करता है। ठीक है, अगला है कि परिवर्ती प्रतिरोध, यानी कि जो हमने रुकावट पैदा किया है उसमें वेरिएशन कर सकते हैं कि हम कितना धारा चाहते हैं अंदर जाए, कितना धारा नहीं अंदर जाए, तो उसको कहते हैं परिवर्ती प्रतिरोध या फिर धारा नियंत्रक।
तो उसमें सिंपली प्रतिरोध को ऐसे बना के उस पर क्रॉस का निशान बनाया होगा, जिससे हम धारा को नियंत्रित कर सकते हैं। तो धारा को नियंत्रित करने का मतलब है हम प्रतिरोध को नियंत्रित कर रहे हैं कि कितना रुकावट हमें लगाना है, कितना रुकावट नहीं लगाना है, उसको कहते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। फिर अगला है अमीटर। अमीटर क्या करता है, तो धारा को मापने का काम करता है। जैसे घर में मीटर लगा होता है ना, वो अमीटर होता है। तो अमीटर का काम है कि कितना परिपथ में धारा बह रहा है उसको मापना। और अमीटर का शब्द ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें भी क्या होता है, प्लस और माइनस होता है। क्यों? क्योंकि अगर धारा बहेगा तो इलेक्ट्रॉन के बहाव के कारण होता है, और जिधर धारा बहती है उधर धन चार्ज बहा रहता है, इसीलिए इस पर प्लस माइनस दिखाना ज़रूरी होता है। तो अमीटर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये परिपथ में श्रेणी क्रम में लगता है। ये आपको याद रखना है। अमीटर के लिए प्रतिरोध कितना होता है, तो अमीटर के लिए प्रतिरोध निम्न होता है, ये मैंने पहले ही बताया है। फिर है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं, वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापते हैं और इसको लेटर वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे अमीटर था वैसे वोल्ट मीटर को वी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें भी प्लस माइनस होगा, क्योंकि एक सिरा से दूसरे सिरा की तरफ धारा बह रही है, तो इसमें भी प्लस और माइनस दोनों इंडिकेट किया गया रहेगा। फिर कह रहा है कि स्विच या प्लग। अब ध्यान देना है, ये जो स्ट्रक्चर है वो खुला स्ट्रक्चर है, यानी कि खुला स्विच है। तो इसको भी आपको याद रखना है कि जब खुला है यानी कि करंट बह नहीं रहा है, तो उसको ऐसे सिंबल में या फिर ऐसे टर्मिनल जो होगा वो एक दूसरे से ब्रेक में दिखाया गया रहेगा। इसका मतलब है स्विच तो है बट खुली हुई स्विच है, ओपन स्विच है। लेकिन अगर बंद स्विच है तो इसमें बीच में डॉट होगा, या फिर ये एक टर्मिनल जो यहाँ उभरा हुआ था वो दोनों एक दूसरे से टच में होंगे। इसका मतलब है बंद परिपथ या फिर क्लोज स्विच। फिर तार संधि। जैसे मान लो एक से दूसरा तार अगर जोड़ना होता है तब क्या दिखाते हैं, जैसे मान लो ये एक वायर है दूसरा वायर है, अगर ये टच है तो बीच में ऐसे पॉइंट होगा। लेकिन अगर टच नहीं है तो क्या होगा, एक वायर ऐसे गया है दूसरा वायर ऐसे अप होके गया हुआ रहेगा, यानी इसका मतलब है कि तार टच नहीं हुआ है, यानी कि तार का कनेक्शन नहीं हुआ है। तो तार संधि दिखाना है तो बीच में पॉइंट रहेगा, और जब तार बिना संधि के जाए तो हल्का सा ऐसे बेंड होके दूसरा वाला तार निकल जाएगा। अगला पॉइंट है ओम का नियम। अब देखो ये टॉपिक जो है ना एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में ज्यादातर नाम से ही पूछा जाता है कि ओम का नियम क्या है, और हो सकता है इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल भी आपको दे दे। तो ये बहुत ध्यान से समझना, परिभाषा भी है, न्यूमेरिकल भी है और फॉर्मूला भी है। तो सबसे पहले समझते हैं ओम का नियम है क्या। अब जैसे मान लो किसी वायर में हम करंट फ्लो कर रहे हैं। अब वायर में करंट फ्लो करोगे तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा, और जब भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब किसी चार्ज को लेके जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए वहां क्या पैदा होता है, विभवांतर पैदा होता है। तो कहा जाता है कि अगर कोई चालक तार है और उसकी भौतिक अवस्था बदल नहीं रहे, भौतिक अवस्था बदलने का मतलब है उसका ताप नहीं बदल रहे हो, इवन तार ही नहीं बदल रहे हो, अगर ऐसा सिचुएशन आपने पैदा किया है तो उसमें जितना विभव उत्पन्न होगा उतनी ही धारा बहेगी। यानी कि एक सिरा से दूसरे सिरा जाने पे जितना विभवांतर आपने बनाया होगा उतना ही ज्यादा उसमें करंट बहेगा। ये होता है ओम का नियम। समझ में आ गया क्या होता है। अगर मान लो विभवांतर भी पैदा होता है तो ये करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर आई जो होता है वो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमको कोई चाहिए एक कांस्टेंट। तो जैसे मान लो हमने कहा कि करंट जो है या धारा जो है वो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसको हिंदी में कहते हैं अनुक्रमानुपाती, यानी I जो है वो अनुक्रमानुपाती है V के। तो ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाने के लिए हमको एक कांस्टेंट चाहिए, तो I की वैल्यू हो जाता है R इंटू V, ठीक है। या फिर हम इसी को V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I भी कह सकते हैं। तो यहां से V इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R। अब ये वाला सिंबल हम इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूले में, यानी V बराबर क्या होता है I इंटू R। R क्या है, तो एक नियतांक है जिसे जो चालक के आकार, ताप और तार पर निर्भर करता है। यानी कैसा हमने तार लिया है उसकी भी प्रकृति पर निर्भर करेगा, उसकी प्रकृति कैसी है। तो ये क्या है कि नियतांक है जिसको हम चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। मतलब अगर तार बदलेंगे तो प्रतिरोध बढ़ भी सकता है और प्रतिरोध घट भी सकता है, ठीक है। तो ओम का नियम क्या है, इसको एक बार फिर एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर कोई भी चालक तार ले रहे हैं और उसकी भौतिक अवस्था को हम परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, तो एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच में जितना ज्यादा विभवांतर होता है उतना ही ज्यादा उसके अंदर से धारा बहती है। यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या अनुक्रमानुपाती होता है किसके, धारा के। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमको एक कांस्टेंट चाहिए, तो IR लिख देते हैं। इसी को हम IR या RI भी लिखते हैं, तो ये आपके ऊपर है, क्योंकि आपको पता है 2 गुणे 3 बराबर 3 गुणे 2। तो आगे पीछे करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की वैल्यू सेम आएगी।
तो आर क्या है, हमने देखा कि अनुक्रमानुपाती हटाने के लिए हमने कांस्टेंट लगाया है, इसलिए इसको एक नियतांक कहते हैं। नियतांक यानी कि कांस्टेंट, जिसका मान चालक के आकार, लंबाई या फिर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या फिर पदार्थ और ताप पर निर्भर करता है। यानी कि ताप बदलेंगे तभी प्रतिरोध बदल जाएगा, धारा का मान भी बदल सकता है, और अगर उसकी प्रकृति यानी तार ही बदल दोगे तभी प्रतिरोध का मान बदलेगा या उसमें बहने वाली धारा जो है वो बदल जाएगी। अब ध्यान देना, यहाँ एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने इस्तेमाल किया है। जैसे आप देखते हो ना, तार, मोटा सा तार लेते हैं तो ये यहाँ से मान लो करंट बह रही है, तो ये जहां से निकलती है ना उसको ही कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इस आर को हमने क्या कहा, आर को कहा हमने वैद्युत प्रतिरोध। अब ध्यान देना, ओम का नियम केवल धात्विक चालकों तथा मिश्र धातु चालकों के लिए ही सत्य है। यानी जो ओम का नियम है ना, जितने धातु के तार होंगे या धातु से बने तार होंगे, यानी कि थोड़ा सा मिक्सचर भी मिलाया होगा, सिर्फ उसी पे काम करता है। अब ये नहीं कि कोई प्लास्टिक लेते हैं, हम कहें प्लास्टिक की तार है, तो भैया प्लास्टिक के तार में तो करंट बहेगा ही नहीं, तो करंट बहेगा ही नहीं तो विभव का अंतर होगा ही नहीं, जब विभव का अंतर होगा ही नहीं तो उसमें कितना भी प्रतिरोध लगा तो धारा कभी बहेगा ही नहीं। तो ये जो है ओम का नियम धात्विक चालकों तथा मिश्र धातु के चालकों पर ही सत्य होता है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब इसको ग्राफ के तौर पे भी पूछा जाता है कि जो विभवांतर है और जो धारा बह रही है उसके बीच में ग्राफ क्या है। तो हमने देखा जितना ज्यादा विभवांतर उतनी धारा, तो ये भी तो सकता है जितनी ज्यादा धारा उतना विभव में अंतर। तो दोनों देख रहे हैं, एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है, तो एक के बढ़ने से अगर दूसरा बढ़ रहा है तो मान लो इधर विभवांतर हमने कहा, इधर धारा का मान कहा, तो मान लो एक पॉइंट इधर जाएंगे तो एक पॉइंट इधर भी जाना पड़ेगा, 2 पॉइंट इधर जाएंगे 2 पॉइंट इधर भी जाना पड़ेगा। तो इनको मिलाते हुए रेखा खींचेंगे तो यहाँ एक पॉइंट मिलेगा, फिर इसको मिलाते हुए रेखा खींचेंगे तो यहाँ पॉइंट मिलेगा, और जब इसको मिलाते हुए वापस खींचेंगे तो एक सीधी रेखा मिलती है। ठीक है, तो जो भी विभवांतर और धारा के बीच में जो ग्राफ मिलता है वो एक सीधी रेखा मिलती है। ठीक है, जो कहाँ से गुजरती है, मूल बिंदु से। क्यों? क्योंकि जब विभवांतर ही नहीं पैदा करेंगे तो धारा ही नहीं बहेगा, या फिर जब धारा ही नहीं बहाएंगे तो विभवांतर भी नहीं होगा, तो दोनों जो है वो जीरो पे रह जाएंगे, तो जो उनकी शुरुआत होगी वो मूल बिंदु यानी कि शून्य से होगी। तो एक सीधी रेखा बनती है, और आपको पता है कि जब सीधी रेखा पर एक ऐसी सीधी लाइन खींचते हैं उसको ढलान कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ढलान या ढाल कहते हैं। ठीक है, ये अपने मैथमेटिक्स में निर्देशांक ज्यामिति में आपने पढ़ा होगा कि ढाल क्या होता है। अब देखो, विभवांतर और संगत धारा के मध्य ग्राफ खींचा जाता है तो ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ये आपको बना देना, एग्जाम में ऐसे एग्जैक्ट बनाना है, आपको नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं वैद्युत प्रतिरोध। अभी हमने जो R देखा है ना उसको ही क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन इसको अलग से ही तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि परिभाषा पूछेगा तो आप ओम का नियम थोड़ी ना लिखोगे, तो लिखोगे क्या ये समझ लेते हैं। कह रहा है कि प्रतिरोध जो है एक चालक का गुण है जिसके कारण वैद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। चालक का प्रतिरोध या फिर वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसके नाम में ही छुपा है कि ये विरोध करेगा। ठीक है, अब विरोध किसका कहेगा? क्योंकि चालक तार लिया तो हम इसमें धारा ही बहाएंगे, तो ये धारा का विरोध करता है या प्रतिरोध करता है। तो कोई चालक तार में कितनी धारा बहनी है कितनी धारा नहीं बहनी है, इसका जो विरोध करता है उसको क्या कहते हैं? प्रतिरोध या फिर वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और आपने अभी ओम के नियम में देखा कि इसको R से व्यक्त करते हैं। अब ये बताओ, ओम के नियम के अनुसार V बराबर क्या आया था? IR। तो यहाँ से अगर R का मान निकालना है तो यहाँ I गुणे में इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, तो V/I हो जाएगा। तो जो प्रतिरोध का मान होता है V यानी विभवांतर, I यानी करंट होता है, यानी कि धारा होता है। तो प्रतिरोध R बराबर विभवांतर V बटा धारा I, यानी कि R बराबर V/I। तो बस एक आपको याद रखना है, V का मान याद रखना है I × R होता है। इसी से आप 3 फॉर्मूले बना लोगे। एक बार V का मान IR था, फिर R का मान V/I हो जाएगा, फिर आप I का भी तो मान निकाल सकते हो, I बराबर V/R हो जाएगा। तो 3 फॉर्मूले होंगे, एक आप याद कर लो, उससे वैद्युत प्रतिरोध भी निकालेंगे, करंट भी निकालेंगे और विभवांतर भी निकालेंगे। समझ में आया? अब देखो, अब प्रतिरोध आया कि इसका मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा धारा, और विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, वोल्ट प्रति एम्पियर, जिसको हम ओम कहते हैं। क्यों? क्योंकि ओम के ही तो नियम से आया था, इसीलिए उन्हीं के रिस्पेक्ट में इसका यूनिट क्या रख दिया गया था? ओम रख दिया गया था। अब याद आया, वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया? ओम, और ओम को ही क्या कहते हैं? वोल्ट एम्पियर कहते हैं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अब कह रहा है कि ओम का तो जो यूनिट है वो अदर फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है, जैसे मेगा। और हमने बताया था जब भी मेगा शब्द याद आए उसका मतलब होता है 10⁻⁶।
माइक्रो मतलब 10 पे घात -6, ठीक है। मेगा मतलब 10 पे घात 6 और ओम लगा है तो ओम लगा दो। माइक्रो का मतलब 10 पे घात -6 तो माइक्रो ओम का मतलब हो गया 10 पे घात -6 ओम। दोनों यूनिट समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। कह रहे कि किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई, क्षेत्रफल, ताप चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। ये याद रखना है, कंपटीशन में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। चूज द करेक्ट आंसर यानी कि सही विकल्प चुनिए, इसमें भी आएगा। तो बहुत ध्यान से इस चीज को पढ़ना और अच्छे से याद कर लेना। कह रहा है कि जो चालक का प्रतिरोध होता है यानी कि जो आर का मान होता है वो लंबाई पे भी निर्भर करेगा, क्षेत्रफल पे भी निर्भर करेगा, ताप और चालक का पदार्थ यानी कि कौन सा मटेरियल हमने यूज किया है, तांबा है, पीतल है, जस्ता है, एल्यूमिनियम है, कौन सा है, इस पर भी निर्भर करता है। कह रहा है कि ताप व लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। लंबा खूब कर दो तो जाहिर सी बात है जो धारा बहनी होगी वो कम हो जाएगा ना, और कम कब हुआ होगा, जब रुकावट बढ़ेगी यानी प्रतिरोध बढ़ा होगा। तो लंबाई और ताप, और हमने कहा था जैसे हाथ वाला एग्जांपल दिया था ना, जब रगड़ पैदा होती है तो विरोध ज्यादा होता है, इसीलिए गर्माहट होती है। तार भी देखते होगे आप, किसी में करंट बहती है तो गर्म हो जाता है, गर्म होने का मतलब उसका प्रतिरोध बढ़ गया है। तो ताप और लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जबकि क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। क्षेत्रफल का मतलब कितने एरिया से धारा बह रही है, तो जब एरिया बढ़ा दोगे तो धारा आराम से बह जाएगी, तो कोई प्रतिरोध होगा ही नहीं, तार गर्म होगा ही नहीं। इसीलिए घरों में देखना जो मेन कनेक्शन किया जाता है वो मोटी केबल से किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल थोड़ा मोटा होता है, और मोटा होने की वजह से उसमें धारा आराम से बह जाती है, जिसका प्रतिरोध का मान बढ़ने पर भी धारा आराम से अंदर से फ्लो हो जाती है। तो एक क्या क्या चीजें समझे आपने कि ताप और लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, और जब क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा, और प्रतिरोध का मान कम होने से धारा का मान क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन है। ऊपर हमने सारा कारक पढ़ लिया है, कौन कौन से कारक हैं प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। चलो उसको अलग से पॉइंट वाइज भी देख लेते हैं। कह रहा है कि इसके निम्न कारण है। पहला है लंबाई, ठीक है, और हमने देखा लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। कह रहा है लंबाई किसी भी चालक तार का प्रतिरोध R उसकी लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, यानी जितना ज्यादा लंबा उतना ज्यादा प्रतिरोध। ये तो पॉइंट ऊपर भी देखा था। तो चालक की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, यानी कि चालक की लंबाई प्रतिरोध के क्या है, अनुक्रमानुपाती है, यानी R अनुक्रमानुपाती है I के। ये चीज पहला क्लियर हो गया। दूसरा कह रहा है कि क्षेत्रफल किसी भी चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध R, ध्यान देना है, क्षेत्रफल किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध R चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और अभी हमने कहा अगर क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि धारा अधिक बहेगी। धारा अधिक बहने का मतलब है प्रतिरोध कम होना। तो क्षेत्रफल बढ़ाया तो प्रतिरोध क्या हो गया, कम हो गया। क्षेत्रफल बढ़ाया तो प्रतिरोध क्या हो गया, कम हो गया। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है कौन, प्रतिरोध। तो R अनुक्रमानुपाती होता है 1/, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को A से, एरिया से ही तो दिखाते हैं, एरिया यानी क्षेत्रफल। तो R अनुक्रमानुपाती होता है 1/A के। क्लियर हुआ। अभी हमने देखा R अनुक्रमानुपाती होता है I के, और R व्युत्क्रमानुपाती, सॉरी अनुक्रमानुपाती नहीं व्युत्क्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती नहीं व्युत्क्रमानुपाती। और जब भी व्युत्क्रमानुपाती शब्द आएगा वहां 1/, होगा, ठीक है, यानी 1 ऊपर होगा और हर में जो है वो वैल्यू चलाएगा। तो यहाँ क्षेत्रफल है इसलिए बटे में क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ये चीज समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि हम कह सकते हैं कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A वृद्धि होने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। तो ये आगे ऊपर पॉइंट हमने ये दिखा रखा था। अब चलते हैं प्रकृति पर। कह रहा है कि पदार्थ की प्रकृति समान लंबाई, समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तारों को भिन्न भिन्न पदार्थों द्वारा निर्मित किया जाता है। तो दोनों चालक तारों का प्रतिरोध भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। लंबाई सेम कर दिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सेम कर दिया, यानी तार की मोटाई सेम कर दिया, लेकिन अंदर का मटेरियल अलग अलग ले लिया। जब अंदर का मटेरियल अलग अलग लोगे तो धारा भी तो अलग अलग बहेगी। और हमने कहा था धारा के कम या ज्यादा होने का मतलब उसके सीधे प्रतिरोध से होता है, यानी प्रतिरोध का भी मान क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। यानी कि अगर पदार्थ की प्रकृति भी बदलते हैं तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। समझ में आया?
कौन कौन से कारक प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं? पहला लंबाई, दूसरा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और तीसरा होता है पदार्थ की प्रकृति। लंबाई क्या होता है? डायरेक्टली यानी अनुक्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। और पदार्थ की प्रकृति, जैसे पदार्थ बदलेगा वैसे उसका प्रतिरोध भी बदल जाएगा। समझ में आ गया? अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। देखो नाम नहीं छुपा है, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता, यानी इसमें कुछ अलग होगा बट ज्यादा अलग नहीं होता है, हल्का सा अलग होता है। इसको पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध R, चालक का प्रतिरोध R, जो नियम हमने अभी इसके पहले पढ़ा है ना वो सब यहाँ अप्लाई कर देंगे। कह रहा है प्रतिरोध R उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, और इसके पहले हमने यही तो दोनों पढ़ा था, अब दोनों को कंबाइन कर रहा है। तो R जो है वो क्षेत्रफल के क्या दिया है? व्युत्क्रमानुपाती, और लंबाई के क्या कहा है? लंबाई के अनुक्रमानुपाती। दोनों को मिलाओ तो R अनुक्रमानुपाती हो गया L/A। L क्या है? लंबाई, A क्या है? क्षेत्रफल। दोनों को मिला दिया। अब आपको पता है अनुक्रमानुपाती हटाने के लिए हमको क्या चाहिए? कांस्टेंट चाहिए। तो कांस्टेंट हटाने के लिए R बराबर हो जाएगा, हम रो लेते आते हैं L/A। ठीक है, R बराबर रो गुणे L/ क्या हो गया? A हो गया। ठीक है, और इसी जो हमने कांस्टेंट रो लाया है ना, इसी को कहते हैं कांस्टेंट, और इसका नाम होता है विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता। वहां R आ रहा था, यहाँ क्या आ गया? यहाँ रो आ गया। ठीक है, जिसका मान चालक के केवल पदार्थ पर निर्भर करता है, इसे पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता कहते हैं। रो को ही क्या कहेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता कहेंगे। किस पे निर्भर करेगा? तो कौन सा मटेरियल हमने इस्तेमाल किया है ये इस पे निर्भर करेगा। ठीक है, अब देखो इसका अगर मात्रक निकालना है तो हमने देखा है, अभी फॉर्मूला हमने देखा R बराबर रो इंटू L/A। तो यहाँ से अगर रो का मान निकालना है तो L A भाग में है तो A गुणा में हो जाएगा, L गुणे में है तो L भाग में हो जाएगा। तो रो बराबर हो जाएगा R/L गुणे में क्या हो जाएगा? A। तो देखो यहाँ इस्तेमाल किया है। और इसका अगर मात्रक निकालना है तो क्या करेंगे? तो R यानी प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ओम को देखो ऐसे डिनोट करते हैं, ओम ये मात्रक होता है, प्रतीक। ठीक है, इसका मतलब होता है ओम, और ये प्रतिरोध का मात्रक, यही याद कर लो, ये है ओम। तो हो गया ओम, और ये A है, A यानी क्षेत्रफल यानी मीटर का स्क्वायर, और लंबाई मीटर है तो मीटर, तो मीटर मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल यानी ओम मीटर हो गया। ठीक है, क्या हो गया? ओम और मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। अब हो रहा है कि इसका परिभाषा आप कैसे दोगे? तो परिभाषा देने के लिए सबका मान एक एक रख दो, सबका मान क्या कर दो? एक एक रख दो। तो कहेंगे अगर 1 मीटर लंबाई का यानी एकांक लंबाई का कोई तार लेते हैं और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होता है, तो जो उसका प्रतिरोध होगा वही उसका क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध होता है। देखो अगर एक एक मान रख देंगे तो जो रो है वही क्या हो गया? R हो गया। ठीक है, तो 1 मीटर अनुप्रस्थ लंबाई का चालक अगर उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो तो जितनी धारा बहती है जो उसका प्रतिरोध होता है वही उसका क्या कहलाएगा? विशिष्ट प्रतिरोधकता कहलाएगी। ठीक है, इसकी परिभाषा देखो यहाँ दिया है, किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे और 1 मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के वैद्युत प्रतिरोध के क्या होता है? बराबर होता है। देखो इसका मान 1 रखा है, इसका मान मीटर में स्क्वायर रखा है, इसका मान 1 मीटर रखा है, तो मीटर से मीटर कैंसिल, 1 में गुणा करोगे तो 1 ही आएगा, बचा सिर्फ R। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो गया? R के बराबर हो गया। समझ में आया? चलो अब हम देखते हैं कि जो हमने प्रतिरोध इस्तेमाल किया है और घर में जब हम विद्युत परिपथ इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे अपने घर में पहले के टाइम में झालर बनाते थे हम लोग, तो उसमें जब बहुत सारे बल्ब यूज करते थे ना तो उसको कोई विशेष क्रम में लगाना पड़ता था, क्योंकि कभी कभार वोल्टेज कम हो जाता था। तो उसके लिए हमको उसका क्रम याद रखना चाहिए कि किस क्रम में हम इसको लगाएं कि हमको पूरी बिजली मिले। ठीक है, तो वो होता है समानांतर क्रम, दूसरा होता है श्रेणी क्रम। समानांतर क्रम में हमने बताया था कि एक के पीछे दूसरे उपकरण को लगा दो, और श्रेणी क्रम में कहा था कि एक के पीछे दूसरे के लगा दो, यानी कि मान लो एक जगह ऐसे खींचा, यहाँ खत्म हुआ तो यहीं से दूसरे वाले को लगा दो, फिर यहाँ खत्म हुआ यहाँ से तीसरे वाले को लगा दो, इसको कहते हैं श्रेणी क्रम। समानांतर क्रम का मतलब है ये टुकड़ा दूसरा है, ये दूसरा टुकड़ा है, और इसको कहीं ना कहीं से हम जोड़ रहे हैं, तो ये होता है समानांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम समझ में आ गया, समानांतर क्रम में समझ में आ गया।
तो देखो, जो भी प्रतिरोध होता है जब श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो एक का प्रतिरोध खत्म होगा तो दूसरे का प्रतिरोध शुरू होगा, फिर तीसरे का प्रतिरोध शुरू होगा। पहले का प्रतिरोध R1 है, दूसरे का प्रतिरोध R2 है, तीसरे का प्रतिरोध R3 है। तो अगर ये किसी एक उपकरण में लगाया गया है तो हो सकता है पूछ दे कुल प्रतिरोध कितना हुआ। तो कुल प्रतिरोध जो होता है वो सभी प्रतिरोधों का क्या होता है, योग होता है। कुल प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों का क्या होता है, योग। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। ध्यान दीजिएगा, श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों का योग होता है, सभी प्रतिरोधों का योग होता है। समझ में आ गया। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। कह रहा है समानांतर क्रम में संयोजन क्या होता है। तो देखो, जब भी समानांतर क्रम में हम लगाएंगे तो जो प्रतिरोध होते हैं ना उनका बंटवारा हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखो, यहाँ धारा बढ़ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, मैं जो शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ उसको ध्यान रखना। जब भी हम समानांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो मान लो यहाँ तार में I धारा बहा रहे हैं तो ये धारा भी बढ़ जाएगी। यहाँ I1 जाएगा, यहाँ I2 जाएगा, यहाँ I3 जाएगा, और इस I का मान क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ऐसे ही प्रतिरोध का भी मान बदल जाता है। कैसे प्रतिरोध का मान बदलेगा समझो। हमको ये पता है V बराबर होता है IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपन R होगा। अब ये बताओ, I जैसे है, R क्या है, बटे में है ना, तो यहाँ भी जो टोटल प्रतिरोध होगा उन सभी R का क्या होगा, योग होगा। लेकिन कैसे, तो व्युत्क्रमानुपाती में, यानी कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यानी जो कुल प्रतिरोध होगा वो सभी प्रतिरोधों का योग तो होगा, लेकिन उसके व्युत्क्रम प्रतिरोधों का योग होगा। देखो, ये सभी व्युत्क्रम में ही तो लिया है हमने, ठीक है। तो यहाँ से जो आएगा जो प्रतिरोध वो किस क्रम में होगा, समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम में एक चीज और होती है, धारा का क्या हो जाता है, बंटवारा। धारा का क्या हो जाता है, बंटवारा। धारा का क्या हो जाता है, बंटवारा। याद कर लो। लेकिन वही जब श्रेणी क्रम में भेजते हैं तो जो करंट यहाँ भेजेंगे ना, अंत में वही करंट मिलेगा। अगर यहाँ 10 एम्पियर का करंट भेज रहे हैं तो यहाँ 10 एम्पियर का ही करंट मिलेगा। लेकिन जब समानांतर क्रम में भेजेंगे तो 10 एम्पियर का भेजेंगे तो मान लो इसको 2 मिला, इसको 3 मिला, तो इसको 5 मिलेगा। ठीक है, बंटवारा हो जाता है। लेकिन श्रेणी क्रम में धारा का बंटवारा नहीं होता। श्रेणी क्रम में तो बंटवारा किसका होता है, तो श्रेणी क्रम में वोल्टेज का बंटवारा होता है। श्रेणी क्रम में किसका बंटवारा होता है, वोल्टेज का बंटवारा होता है। अच्छा, समानांतर क्रम में वोल्टेज सेम रहता है, धारा बढ़ता है लेकिन वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। श्रेणी क्रम में धारा सेम होता है, वोल्टेज बढ़ जाता है। धारा सेम होता है, वोल्टेज बढ़ जाता है। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। समानांतर क्रम में वोल्टेज सेम होता है, धारा बढ़ जाती है। वोल्टेज सेम होता है, धारा बढ़ जाती है। और घरों में अब बताओ, अब इसको समझ के बताओ कि घर में हम जो इस्तेमाल करते हैं श्रेणी क्रम होता है कि समानांतर क्रम होता है। देखो, जैसे आप सभी रूम की बल्ब जला दो, सभी बल्ब एक तरह जलता है ना, और सभी बल्ब एक तरह कब जलेगा, जब वोल्टेज सेम होगा। ध्यान देना, जब लाइट कम आती है तो आप सीधे कहते हो, ये नहीं कहते हो कि लाइट कम आई, आप कहते हो वोल्टेज कम आया है। यानी कि आपको वोल्टेज बराबर चाहिए, और वोल्टेज बराबर किस में होता है, समानांतर क्रम में होता है। यानी घरों में जो सामान इस्तेमाल करते हैं वो समानांतर क्रम की होती है, श्रेणी क्रम की नहीं होती। समझ में आ गया। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि दैनिक जीवन में समानांतर क्रम संयोजन की उपयोगिता। अब ये बताओ, अगर समानांतर क्रम में नहीं लगाओगे तो धारा तो बढ़ जाएगा, सॉरी हाँ, धारा हमारी जो है बढ़ेगी किस क्रम में, समानांतर क्रम में। वोल्टेज होता है सेम किस क्रम में, समानांतर क्रम में। लेकिन श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में धारा सेम होता है लेकिन वोल्टेज बढ़ जाता है। जब वोल्टेज बढ़ेगा तो आपका बल्ब कहीं धीमा जलेगा, कहीं तेज जलेगा। तो ये बताओ, फ्रिज चलाना हो, वोल्टेज ही हम कम भेज दें तो फ्रिज अच्छे से चलेगा, नहीं चलेगा। इसके लिए जरूरी है कि समानांतर क्रम में वस्तु को लगाना, ठीक है ना। तो अब एक चीज और देखो, पहले हमने जो लगाया था, यहां हमने लगाया था, तो अगर इसमें लगाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, ज्यादा आएगा ना। देखो, ये सिंपल प्रतिरोध को जोड़े तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब कुल प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो धारा भी तो कम मिलेगी ना, तो हमको इसमें लॉस होगा। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं पहले, फिर समझते हैं। कह रहा है कि समानांतर क्रम संयोजन का दैनिक जीवन में बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि घरों या फिर कार्यालयों में जो भी वैद्युत प्रतिरोध परिपथ होते हैं उनका प्रतिरोध अलग अलग होता है, तथा उनके विभिन्न मान की धारा प्रचलन के लिए चाहिए। समानांतर क्रम संयोजन में परिणामी प्रतिरोध का मान कम होता है। देखो, जब हम समानांतर क्रम में लगाते हैं तो ये देख रहे हो ना, पलट के लगा रहे हैं, तो अगर प्रतिरोध का मान बढ़ेगा भी तो पलटेंगे तो और कम हो जाएगा, और टोटल जोड़ेंगे तो और कम हो जाएगा। तो यानी कि हमें जब समानांतर क्रम में लगाते हैं तो प्रतिरोध कम होता है, जिससे धारा ज़्यादा से ज़्यादा बह सकती है, जिससे हमारा मशीन जो है वो अच्छे से चलेगा।
यानी कि हमको कम प्रतिरोध का उपकरण लगाना होगा, और कम प्रतिरोध का उपकरण कब मिलेगा, जब समानांतर क्रम में लगाएंगे। तो घरों में जो उपकरण लगाते हैं वो किस क्रम में लगाते हैं, घरों में उपकरण समानांतर क्रम में लगाते हैं। पूछता है क्यों लगाते हैं, ताकि प्रतिरोध जो है वो कम हो सके, और जब प्रतिरोध कम होगा तो धारा का मान अधिक होगा। समझ में आया? चलो अब समझ लेते हैं कि वैद्युत ऊर्जा क्या होता है। ध्यान देना, यहाँ ऊर्जा के बारे में बात हो रही है, लेकिन किसके कारण, वैद्युत के कारण। तो देखो, जब किसी वायर में या तार में या चालक में कोई करंट फ्लो करता है, तो आप ये बताओ, किसी भी चीज़ को बहने या चलने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। तो किसी भी चालक में किसी भी चालक में विद्युत को प्रवाहित होने के लिए जो ऊर्जा खर्च करना पड़ता है या व्यय करना पड़ता है, उसको ही कहते हैं वैद्युत ऊर्जा। तो परिभाषा क्या दोगे, किसी चालक में वैद्युत आवेश प्रवाह होने के कारण जो ऊर्जा व्यय होती है उसे ही क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा। आप खुद बताओ, किसी भी वायर में करंट फ्लो करना है तो आवेश के प्रवाह के कारण ही तो होता है, और उस आवेश को प्रवाहित होने के लिए भी क्या जरूरत पड़ेगी, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। इसको ही कहते हैं वैद्युत ऊर्जा। अब चूंकि वैद्युत ऊर्जा हमने जान लिया, तो वैद्युत ऊर्जा को W से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला अगर निकालना हो, जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो, तो वैद्युत ऊर्जा को किससे सॉल्व करोगे, तो वैद्युत ऊर्जा बराबर होता है विभवांतर गुणे आवेश, और विभवांतर को किससे दिखाते हैं, V से, आवेश को दिखाते हैं Q से, तो V गुणे Q बराबर होता है वैद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो W बराबर V इंटू Q, जहाँ V विभवांतर है, Q आवेश है। अब ये बताओ, विभवांतर का यूनिट क्या होता है, तो विभवांतर का यूनिट होता है वोल्ट, और आवेश का यूनिट होता है कूलाम। तो वोल्ट गुणे कूलाम, और वोल्ट गुणे कूलाम को जूल कहते हैं। वैसे भी देख लो, ऊर्जा का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, तो यहाँ भी इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया W बराबर V इंटू Q। अब हमको ये पता है V बराबर क्या होता है, IR। तो यहाँ पर अगर V बराबर IR रखना चाहो तो आसानी से हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन एक फार्मूला और भी हम जानते हैं, I बराबर होता है Q/T। तो जहाँ Q की वैल्यू है IT हो जाएगा। देखो, अगर हम Q की वैल्यू निकालना चाहें तो T को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा Q बराबर IT। इसी IT की वैल्यू अगर इसके जगह रख दिया जाएगा तो V बराबर IT हो जाएगा। तो ये फार्मूला हो जाएगा नया W का, यानी कि जो वैद्युत ऊर्जा है W बराबर VIT, एक नया फार्मूला हमारे पास आ गया है, जो कि यहाँ दिया गया है। इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। इसी को थोड़ा सा और अगर ट्रांसफ़र करना चाहें तो V बराबर होता है IR। तो अब यहाँ पे V के जगह हम अगर IR रखते हैं तो IR ऑलरेडी आ गया, और पहले से IT है, तो I मिलके I स्क्वायर हो जाएगा इंटू RT। तो V बराबर I स्क्वायर RT एक नया फार्मूला होता है। तो इस तरह देखा जाए तो वैद्युत ऊर्जा के लिए 3 फार्मूले आते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है विभवांतर गुणे आवेश, यानी कि VQ, और दूसरा होता है VIT, तीसरा होता है I स्क्वायर RT। क्लियर है? तीनों फार्मूला कहाँ से आया ये आपको समझ में आ चुका है। हमने बस क्या किया, पुराने वाले फार्मूले को इसमें यूज़ किया, जिससे नया एक्सप्रेशन मिल गया है। चलो आगे देखते हैं। आगे कह रहा है वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अब इसको रियल लाइफ से समझो। जैसे आपने देखा होगा कि घर में जब वायर होता है, वायर में करंट फ्लो करता है, तो करंट क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होना शुरू होता है। वो जो करंट के कारण जो तार गर्म होता है या फिर जो चालक गर्म होता है, उसको ही कहते हैं वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। यानी किसी चालक तार में विद्युत के प्रवाहित होने से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है या ऊष्मा व्यय होती है, उसको ही कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। आगे समझ में, इसे ही जूल का ऊष्मीय प्रभाव भी कहते हैं। इसी नियम को क्या कहते हैं, जूल का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। चलो इस नियम के कुछ कंडीशन है, उसको भी देख लेते हैं, या कुछ रूल कह लें। कहता है कि जो वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है, अगर ऊष्मीय प्रभाव को हम H से रिप्रेजेंट करें, H फॉर हीट, तो जो ये ऊष्मीय प्रभाव होता है, जितनी ज़्यादा धारा उसमें प्रवाहित होती है उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा, यानी कि जो प्रतिरोध अप्लाई करेंगे तार में। और एक चीज़ और, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जब रुकावट पैदा होती है, जैसे हाथ को आप एक दूसरे के ऊपर रगड़ते हो, तो हाथ में जब रुकावट होती है तभी हाथ गर्म होता है। अगर स्लाइड कर जाता तो हाथ गर्म नहीं होता। ऐसे ही तार में जब तार में गर्माहट पैदा होगी, यानी तार में रुकावट होगा, और रुकावट किसके कारण होता है, प्रतिरोध के कारण होता है। यानी कि जो जूल का उसमें प्रभाव देखना, उस पर प्रतिरोध का बहुत बड़ा प्रभाव होना चाहिए। तो जो भी नियम बताएंगे प्रतिरोध को ध्यान में रख के बताएंगे। प्रतिरोध की उपस्थिति में जो प्रवाहित धारा का वर्ग होता है वो उत्पन्न ऊष्मा के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, जो भी प्रतिरोध तार का होगा
उसकी उपस्थिति में जो उसमें उत्पन्न ऊष्मा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है धारा के वर्ग के, ठीक है, या फिर अनुक्रमानुपाती होता है धारा के वर्ग के। ये पहला लाइन कह रहा है। दूसरा लाइन क्या कह रहा है कि इसमें जो भी प्रतिरोध होगा, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हीट के, यानी कि जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतना ही ज़्यादा उसमें प्रभाव उत्पन्न होगा, ठीक है। ये दूसरी लाइन कह रहा है। तीसरा लाइन कह रहा है कि उस समय के समानुपाती होता है, यानी कि जितना ज़्यादा समय तक धारा बहेगी उतना ही ज़्यादा हीट पैदा होगा, ठीक है। तीनों को मिलाया जाए तो H अनुक्रमानुपाती होता है I²RT, ठीक है। H अनुक्रमानुपाती होता है I²RT। अगर इसको प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में बदलना है तो कोई कांस्टेंट चाहिए। मान लो वो कांस्टेंट 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 तो गायब हो जाएगा, तो 1 हटा देते हैं, डायरेक्ट यहाँ कर देते हैं I²RT, तो ये H की वैल्यू हो जाएगी, H बराबर I²RT। ये हमको फॉर्मूला मिलेगा किसका? ऊष्मा का। यानी कि अगर किसी तार में धारा बह रही है तो उसमें कितना ऊष्मा उत्पन्न हुआ, इसकी वैल्यू किससे निकालेंगे? तो H बराबर I²RT से निकालेंगे। अब थोड़ा सा इसका ट्रांसफॉर्मेशन भी देख लेते हैं। देखो I²RT को अगर कन्वर्ट करना चाहो तो क्या करोगे? अगर I²RT को लिखना चाहे तो I RT कर सकते हैं, और ये बताओ RT को क्या कहते हैं? V कहते हैं, यानी ये हो जाएगा IVT या फिर VIT। ये किसकी वैल्यू हो गई? H की वैल्यू हो गई। तो H का एक नया फार्मूला आ जाएगा VIT। तो H का नया फार्मूला क्या मिल जाएगा? VIT। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख लेना, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा और हम चेंज करना चाहते हैं। हमको ये पता है कि I बराबर होता है V/R, ठीक है। क्यों? क्योंकि V बराबर होता है IR, तो यहाँ से I की वैल्यू निकालना चाहोगे तो V/R। इसी I की वैल्यू को उठाकर इसमें रख दो, तो I की वैल्यू रखेंगे तो V तो ऑलरेडी है, एक और V/R हो गया इंटू T, तो अभी V मिलके V² हो जाएगा, तो V²RT। ये देखो नया एक्सप्रेशन मिल गया। तो इसी तरह हीट का, यानी कि जो ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न हुआ है, तो ऊष्मा के भी 3 फॉर्मूले मिलते हैं। पहला I²RT, VIT, फिर V²T/R। क्लियर है? ये तीनों फॉर्मूले कहाँ से आए, समझ में आ गया? मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक। चलो अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग वैद्युत बल्ब या फिर वैद्युत में किया जाता है। जैसे देखते हो ना, रूम में आप हैलोजन जलाते हो तो रूम पूरा गर्म हो जाता है, इसी ऊष्मीय प्रभाव के कारण होता है। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। यह है इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। देखो ये जो है ना 1 नंबर वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ देता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। तो देखो वोल्ट यानी कि V, इलेक्ट्रॉन यानी कि E, यानी EV की बात हो रहा है। तो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन के कारण जो अगर 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है, ठीक है, या फिर किसी इलेक्ट्रॉन के कारण अगर 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, या फिर इसको दूसरी भाषा में समझो, मान लो कोई तार है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, अगर उस इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाना है तो उसकी वेलोसिटी चेंज करनी पड़ेगी। और जब किसी भी वस्तु की वेलोसिटी चेंज होती है तो उसको कहते हैं कि उसमें त्वरण आ गया है या फिर वो त्वरित हो गया है। तो कहा जाता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन को मूव करते हैं और जब एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो विभवांतर तो पैदा होगा। अगर वो विभवांतर 1 वोल्ट का है तो उसको ही कहते हैं 1 eV या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। बट ये क्या है? ऊर्जा के रूप में होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा वहाँ व्यय हो रही है, ठीक है। अब ये बताओ 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलॉम, ठीक है। तो उसकी वैल्यू रख दोगे और इंटू V लगा दोगे तो ये वैल्यू जो हो जाएगी 1.6 × 10⁻⁹ जूल हो जाएगा। अब चूंकि ये एक तरीके का क्या है? ऊर्जा है, इसीलिए इसका यूनिट क्या दिया गया है? जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है, क्योंकि देखो लिखा है अर्जित ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है, यानी एक प्रकार का ऊर्जा है। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या है? ऊर्जा है, इसीलिए इसको हमने ऊष्मीय प्रभाव के बाद पढ़ा है, ठीक है। तो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल आएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू। चलो आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि वैद्युत सामर्थ्य अथवा वैद्युत शक्ति क्या होता है? सामर्थ्य, शक्ति। हम लोग कहते हैं ना कि यार इसके अंदर कैपेसिटी नहीं है, उसकी शक्ति कम हो गई है। तो बेसिकली ये बताता है कार्य करने की क्षमता, यानी एबिलिटी बताता है कि तुम कितना कार्य कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह जब धारा बहेगी तो काम तो होगा ना, तो उसी के तर्ज पे हम इसकी परिभाषा को डिफाइन करेंगे। कहेंगे क्या
कि कोई भी अगर वैद्युत परिपथ है तो विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर, यानी कितनी ऊर्जा हम व्यय कर रहे हैं, उस ऊर्जा के व्यय होने की दर को ही क्या कहते हैं, वैद्युत सामर्थ्य या फिर वैद्युत शक्ति कहते हैं। अब सामर्थ्य है तो इंग्लिश में पावर कहेंगे, इसलिए इसको किससे डिनोट करेंगे, पी से डिनोट करेंगे। तो पी से प्रदर्शित करते हैं और क्या बताता है, ऊर्जा प्रति सेकंड कितना व्यय हो रहा है, यानी कि ऊर्जा की दर ही तो है, यानी ऊर्जा बटे क्या हो जाएगा, समय। जब भी दर आएगा तो ये समझ लीजिएगा कि हर में क्या होगा, समय होगा। जब भी दर शब्द आएगा हर में क्या होगा, समय होगा। तो कार्य करने की क्षमता बोला था ना, तो एक तरीके से ऊर्जा व्यय हो रही है प्रति सेकंड, यानी कि ऊर्जा बटे क्या हो जाएगा, समय। यही क्या बताएगा, वैद्युत सामर्थ्य को बताएगा। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि यदि किसी वैद्युत परिपथ में t सेकंड के लिए W जूल का ऊर्जा व्यय हो रही हो तो उपयुक्त तो परिभाषा के अनुसार हम वैद्युत सामर्थ्य को बता सकते हैं। तो वैद्युत सामर्थ्य P बराबर क्या हो जाएगा, ऊर्जा बटा समय। ऊर्जा को W कहते हैं, समय को T कहते हैं, तो P बराबर हो जाएगा W अपॉन में T। P बराबर W अपॉन T। P यानी कि सामर्थ्य, W अपॉन T। W यानी कि कार्य, समय यानी कि T यानी कि समय। अब देखो ये इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल बटा सेकंड कह सकते हैं या जूल प्रति सेकंड कहते हैं, और जूल प्रति सेकंड को हम वॉट भी कहते हैं। ठीक है, तो वैद्युत सामर्थ्य का यूनिट क्या हो जाएगा, वॉट, जूल प्रति सेकंड या फिर वॉट। क्लियर है। अब आगे देखते हैं। अगर कह रहा है कि W अपॉन टी की वैल्यू 1 हो जाए, ये W अपॉन टी की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पावर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, और यूनिट क्या लगाएंगे, वाट। उसी को क्या कहते हैं, 1 वाट। बेसिकली 1 वाट होता है क्या है कि 1 सेकंड में अगर 1 जूल की ऊर्जा व्यय हो रही है इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए, तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी, 1 वाट की होगी। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि वाट की परिभाषा दे दो। तो अभी हमने बताया कि अगर ऊपर 1 नीचे 1 करेंगे तभी तो वैल्यू कट के 1 वाट आएगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि अगर किसी वैद्युत परिपथ में 1 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा व्यय हो रही हो तो उस परिपथ की वैद्युत सामर्थ्य कितनी होती है, 1 वाट। अरे भाई ऊपर भी रख दो 1, नीचे भी रख दो 1, कटेगा तो अब भी 1 ही आएगा। यूनिट क्या होता है, वाट होता है। तो इसी प्रकार से हम वाट की परिभाषा दे सकते हैं। किसी वैद्युत परिपथ में 1 जूल प्रति सेकंड की दर से जो ऊर्जा व्यय होती है उस परिपथ की वैद्युत सामर्थ्य कितनी हो जाएगी, फिर 1 वाट हो जाएगी। क्लियर है। अब देखो, अब हमने देखा था P बराबर W अपॉन T। ठीक है, अब इसी W को हम आराम से डिफाइन कर सकते हैं। किस प्रकार डिफाइन करोगे, तो हमको पता है W बराबर VIT होता है, तो यहाँ रखो, और बटे में क्या हो जाएगा, T। तो देखो T से T कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बचेगा VI। तो सामर्थ्य का नया फार्मूला क्या आ जाएगा, VI। अभी हमने देखा ना W अपॉन T, इसके अलावा क्या आ गया, VI। ठीक है, अब देखो, अब VI तो आ चुका है और I बराबर होता है V अपॉन R। ठीक है, I बराबर क्या होता है, V अपॉन R। तो यहाँ रखेंगे अगर, तो V गुणे V अपॉन R करेंगे तो एक तरीके से V स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा। देखो ये नया फार्मूला बन गया, V स्क्वायर अपॉन R। अब ध्यान देना, अब यहाँ पे हम W की वैल्यू V स्क्वायर I स्क्वायर RT रखना चाहते हैं, I स्क्वायर RT रखना चाहते हैं। तो ऊपर रखेंगे W की वैल्यू I स्क्वायर RT और नीचे क्या है, T से T कैंसिल हो गया, फाइनली बच गया I स्क्वायर R। और I स्क्वायर R क्या हो जाएगा, तब सामर्थ्य क्या नया फार्मूला बन जाएगा। तो ये तीनों फार्मूला कहाँ से आया है, समझ में आया। तीनों को याद करना पड़ेगा। पहला क्या है, पहला मेन फार्मूला है P बराबर W अपॉन T, दूसरा है P बराबर VI, तीसरा है P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, और चौथा है P बराबर I स्क्वायर R। और सबकी यूनिट क्या होगी, वॉट में होगी। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखना, न्यूमेरिकल लगाने में आपको बहुत बड़ा हेल्प करेगा। चलो आगे देखते हैं। कह रहा वॉट तो है बट इसके यूनिट को हम थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, हम किलो वाट में पूछना चाहते हैं। किलो का मतलब 10⁻³ पहले भी बता रखा है, अभी भी याद कर लो। किलो का मतलब 10⁻³ तो 10⁻³ वॉट हो जाएगा। मेगा का मतलब 10�6 तो 10�6 वॉट हो जाएगा, यानी 1 मेगावाट बराबर 10�6 वॉट। 1 मेगावाट बराबर 10�6 वाट। 1 किलोवाट बराबर 10⁻³ वॉट। कह रहा है कि यांत्रिक शक्ति सामर्थ्य का मात्रक अश्व शक्ति होता है। जैसे मान लो मशीन की हमको कैपेबिलिटी निकालनी है, मशीन की क्षमता कितनी होती है, तो मशीन की क्षमता बहुत बड़ी क्षमता हो जाएगी, इसको अश्व शक्ति में मेजर करते हैं। वॉट में नहीं मेजर करेंगे, किस में मेजर करेंगे, अश्व शक्ति। उसी को यांत्रिकी कहा है, मशीन को ही क्या कहते हैं, यांत्रिकी कहते हैं। अब कह रहा है कि एक अश्व शक्ति बराबर 746 वॉट होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वॉट। अभी हमने वॉट देखा ना, तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वॉट। ये डायरेक्ट याद रखना, न्यूमेरिकल कन्वर्जन में आ सकता है या डायरेक्ट आपको बहुविकल्पी में भी पूछ सकता है। चलो अब देखते हैं 1 किलोवाट घंटा क्या होता है। देखो वॉट ही है
बट इसको आगे लगा दिया है घंटा और पहले लगा दिया है किलो। ठीक है, तो कह रहा है कि परिपथ में जुड़े 1 किलोवाट के उपकरण में 1 घंटा में व्यय होने वाली वैद्युत ऊर्जा को 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। और इसी 1 किलोवाट घंटा को ही हम क्या कहते हैं, 1 यूनिट। जैसे अपने घरों में जो अपने मीटर लगा रखा है ना, आप कहते हो कि 100 यूनिट जल गया, इस महीने में 50 यूनिट जल गया, तो वो जो यूनिट मीटर में लगा होता है उसको ही कहते हैं किलोवाट घंटा, जिसको सिंपल भाषा में कहते हैं 1 यूनिट। ठीक है, तो किलोवाट घंटा समझ में आ गया। किलोवाट घंटा कहने का मतलब है कि 1 किलोवाट, 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट, सॉरी 1000 वाट, 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट। अगर 1000 वाट की एनर्जी को हम 1 घंटे में तक व्यय करते हैं तो वो जो होता है वो उसको कहते हैं 1 किलोवाट घंटा या फिर 1 यूनिट। समझ में आ गया। अब इसको देखते हैं कि 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये बताओ, किलो भी है, वाट भी है, घंटा भी है। घंटा में कितना सेकंड होता है, तो 1 घंटा में होता है 3600 सेकंड। ठीक है, चलो इसको कर लिया। वाट तो वाट ही रहने देते हैं। किलो का मतलब होता है 10⁻3, तो इसको कन्वर्ट करना चाहोगे तो ये हो जाएगा 3.6 गुणे 10⁻6, फिर हो जाएगा तुम्हारा वाट। सॉरी, यहाँ लिख लेते हैं, एक बार फिर मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया है, यहाँ लिख देते हैं। ये बताओ, किलो के लिए क्या लिखते हैं, 10⁻3। वाट तो रहेगा ही, बीच में वाट है ना, देखो बीच में वाट है, वाट को रहने देते हैं। घंटे का मतलब होता है 3600 सेकेंड। ठीक है, तो बेसिकली जब इसको कन्वर्ट करोगे तो 10⁻6, सॉरी थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसको आगे संख्या को आगे लिखेंगे 3.6। देखो इसको करोगे तो इसमें से 10⁻3 बाहर आ जाएगा, तो ये 3.6 हो जाएगा। और 10⁻3 ऑलरेडी है तो कितना हो जाएगा, गुणे 10⁻6 और पीछे लग जाएगा वाट सेकेंड। और वाट सेकेंड को ही क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। तो ये हो जाएगा 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। ठीक है, तो जो 1 किलोवाट घंटा होता है उसमें बेसिकली कितना होता है, 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। डेरिवेशन कैसे आया है, समझ में आया है। इसी डेरिवेशन के बेसिस पे आप इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट पेपर में आपसे पूछ सकता है डेरिवेशन, तो याद रहना चाहिए कि ये कैसे आया है। नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड करके दोबारा देख लेना, बिल्कुल समझ में आएगा। चलो आगे देखते हैं। कह रहा है कि 1 मेगावाट घंटा। देखो वाट घंटा तो ऑलरेडी है, मेगा की वैल्यू पूछा है, मेगा का मतलब हमने बताया था 10⁻6, तो इस पर हो जाएगा 10⁻6 वाट घंटा। समझ में आया है। तो मुझे लगता है कि आपका सारा जो भी चैप्टर है, सिलेबस है, मैंने कवर कर लिया है। और इसको आप कोशिश करना है 2 से 3 बार एग्ज़ाम से पहले देखने के लिए, ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज़ हैं वो आपका कंप्लीट कवर हो जाए। अब मैं कोशिश करूंगा कि जब सारा थ्योरी कवर हो जाए उसके बाद से इसमें क्वेश्चंस के जो कंपाइलेशन है उसको मैं दे दूंगा, जो प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट हैं और बार बार पूछे गए हैं। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।